मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9th का सामाजिक विज्ञान में सिविक्स का जो चैप्टर अध्याय 1 है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र ही क्यों। तो हम लोकतंत्र ही क्यों में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करवाया था। और आने वाले वीडियो में हम आपको लोकतंत्र के जो इस अध्याय के जितने क्वेश्चन आंसर हैं उसका अध्ययन विस्तार से करवाएंगे। लगातार इस तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो लोकतंत्र की ही क्यों, तो मैडम लिंगदोह की कथा की जो कक्षा थी, मैडम लिंगदोह की कक्षा में एक बहस शुरू हुई। उन्होंने इस अध्याय में कहा, तब यहाँ पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या लोकतंत्री शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने जो कौन कौन सी टिप्पणियाँ देखिए जो मैडम लिंगदोह ने पूछा कि क्या लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप है। तो इस क्वेश्चन पर जो छात्र छात्राओं की टिप्पणी हुई उसके बारे में देखिए। एक छात्र है योलांदा जो है, योलांदा क्या बोल रहा है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से ही स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है। क्या अब भी इस पर बहस करने की क्या ज़रूरत है क्या। तो उसी प्रकार से तांकिनी कह रही है, लेकिन लिंगदोह मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सब लोग मान रहे हैं। क्या ऐसा कहना हो सकता है कि बाकी सब लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, यह भी सही नहीं है। तो जेनी बोलती है, जेनी, हाँ यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दिया है, आधी सदी से ज़्यादा तो निपट गया, लेकिन आज भी हमारा देश गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उभर पाया है। अभी भी आज भी हमारे देश में अत्यधिक मात्रा में गरीब लोग हैं। उसी प्रकार से दिव्यांग बोल रहा है, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है। क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है। तो ये आपस में इन लोगों की चर्चाएं हो रही है और बहस हो रही है। इसी प्रकार से जेनी बोलती है, जो भी है उसे क्या फ़र्क पड़ता है, मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है, अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं और देश की परवाह कोई नहीं करता। उसी प्रकार से पाइमोन नामक एक बच्चा है, वो बात कर रहा है। तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए। क्या अंग्रेजी हुकूमत को वापस ला लिया जाए या बाहर से किसी राजा को देश पर शासन करने के लिए बुला लिया जाए। रोज बोलती है, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। ऐसा नेता जिसे चुनाव ही और संसद की ही परवाह ना हो। एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों और देश के हित में जो कुछ ज़रूरत हो वो सब करने के लिए वो सक्षम हो। तो सिर्फ इसी से देश की गरीबी और भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है। उसी प्रकार से देखो, पीछे से कोई चिल्ला रहा है, इसे तो तानाशाह कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, तानाशाही कहा जाएगा। फिर आता है एक दोई नाम का एक बच्चा बोल रहा है, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा, तो वह तो भ्रष्टाचार होगा। तब तो क्या हो जाएगा, वो भ्रष्टाचार हो जाएगा। फिर रोज बोलता है, तो मैं तो सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की ही बात कर रही हूँ। तो दोई बोलती, यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविकता की तुलना वास्तविकता के साथ करनी चाहिए। जरा तानाशाही को वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो, ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और स्वार्थी क्रूर होते। तो जो तानाशाही शासन है सबसे अत्यधिक मात्रा में क्या होते हैं, भ्रष्ट और स्वार्थी और क्रूर होते हैं।
और सिर्फ यह है जिसमें हमें उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। और सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। तो इस प्रकार से मैडम लिंगदो इन सब सारे बच्चों की चर्चा दिलचस्पी के साथ सुन रही थी और खुश भी हो रही थी कि आज उनके क्लास में बच्चे आपस में चर्चा करके लोकतंत्र के बारे में कुछ अच्छी टिप्पणियाँ या कुछ जानकारी लेने के लिए या देश के बारे में कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। तो उन्हें भी अच्छा लग रहा था और तर्क वितर्क कर रहे हैं। इस प्रकार से छात्रों ने आपस में लोकतंत्र की चर्चा की कि लोकतंत्र अच्छा है, बुरा है या तानाशाही शासन अच्छा है। तो आपस में तर्क वितर्क निकाला। अब हम देखते हैं लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क हैं या इसे लोकतंत्र के दोष भी कहा जा सकता है। तो अब आपको इनके दोष या इनके खिलाफ जो तर्क है उसे नोट करना है। तो लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इसमें अस्थिरता पैदा होती रहती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतंत्र में नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसलों में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हित का पता ही नहीं होता और इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण होती है और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क बोलो या लोकतंत्र के दोष, तो ये आपको विपक्ष के तर्क भी बोल सकते हो और उसे नोट कर सकते हो, अथवा लोकतंत्र के दोष करके भी आप नोट कर सकते हो। एक प्रश्न का उत्तर है। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में हो तो आप उसे भी नोट कीजिए। इस प्रकार से यह लोकतंत्र के दोष हुए। अब हम देखेंगे लोकतंत्र के गुण या लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क है। तो देखिए, चीन में 1858 और 61 के दौरान बड़ा अकाल पड़ा। तो कौन से सन में? 1858 और 61 के दौरान भयानक मात्रा में अकाल पड़ा। इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूखे मर गए। चीन में कितने लोग भूखे मर गए? 3 करोड़ लोग। भारत की आर्थिक स्थिति चीन से बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। क्यों नहीं आती? इसीलिए नहीं आती, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसे दोनों देशों की सरकारी नीतियों में अंतर है। भारत कैसा देश है? भारत लोकतांत्रिक देश है। तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत की सरकार में खाद्यान्न सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार को महसूस नहीं थी, क्योंकि चीन में लोकतंत्रीय प्रणाली नहीं है, चीन में बहुदलीय प्रणाली नहीं है और भारत में क्या है? बहुदलीय प्रणाली है। यदि एक दल अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो उसे मालूम है कि आने वाले समय में उसके हाथ से सत्ता चली जाएगी, जनता उसे चुन करके नहीं लाएगी। इसीलिए जो भारत की जो लोकतांत्रिक प्रणाली में खाद्यान्न की और किसी भी कार्य को ऊंचे तरीके से करने की सोच रहती है। तो भारत क्या है? अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना था कि स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश कभी भी अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई। अगर चीन में भी बहुदलीय प्रणाली की व्यवस्था होती और विपक्षी दल हो आलोचना कर और अपने स्वतंत्र मीडिया होते हुए हम सारी भूखमरी से इतने सारे लोग नहीं मर पाते। उदाहरण के तौर पर लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति मानने के तौर पर, तो अब देखिए पक्ष की बात कर रहे हैं तो पक्ष में नंबर 1 डाल दो कि लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति माना गया है। नंबर 1 में इसको डाल दीजिए। उसी प्रकार से जो ये कार्टून दिया हुआ है, ये कार्टून में क्या दर्शा रहा है? ये कार्टून दर्शा रहा है कि ब्राजील में जिसे तानाशाह के लंबे दौर के अनुभव और उसका शीर्षक तानाशाह को छुपा करके रखा हुआ है। मतलब एक जैकेट के अंदर तानाशाह को छिपा करके रखा हुआ है। इसी प्रकार से हम लोकतंत्र के पक्ष का दूसरा पॉइंट लिखते हैं।
लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। तो ये दूसरा गुण हुआ लोकतंत्र के शासन पद्धति का। दूसरा गुण क्या हुआ कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। गैर लोकतांत्रिक सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतांत्रिक का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं और बैठकें होती है। अगर किसी एक मामले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों को गुंजाइश कम होती है। इस प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार का एक महत्वपूर्ण गुण हुआ। हम अब तीसरा गुण लिखेंगे। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है और लोकतंत्र मतभेद टकरावों को संभालने का भी उपलब्ध तरीका है। तो ये इसका तीसरा पॉइंट हुआ। फिर सामाजिक विविधता वाले देश में इस प्रकार का अंतर होता है कि ज़्यादा अंतर होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं और उनकी धार्मिक मान्यताएं भी अलग अलग होती है। और फिर हम अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट देखते हैं। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता, कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। सो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं और भारत की तरह विविधता वाले देश में लोकतंत्र को एकजुट बनाए रखते हैं। तो लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता कि कभी भी कोई भी संकट की स्थिति आई तो सभी पक्ष विपक्ष सब एक साथ बैठ करके तर्क वितर्क लगाते हैं। इसीलिए लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। फिर पांचवा पॉइंट आता है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनैतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है और यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त होता है जो अमीर और पढ़े लिखे को मिलता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि चुनावी माहौल आता है तो चुनाव में जो व्यक्ति जो प्रतिनिधि खड़ा होता है वो गरीब के भी पास में जा कर के प्रणाम करेगा और एक अमीर से भी प्रणाम करता है। इसीलिए गरीब और अमीर, लोकतंत्र में गरीब और अमीर सभी को समान दर्जा प्राप्त होता है। फिर हम देखते हैं छठवां पॉइंट, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिल जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं गलतियों पर सार्वजनिक चर्चाओं की गुंजाइश लोकतंत्र में ही होती है। फिर देखते हैं हम अगला पॉइंट कि लोकतंत्र हमें सब चीज़ें नहीं दे सकता और न ही वह सभी समस्याओं का समाधान कर सकता, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। यह सब अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है। इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग के साथ कार्य करते हैं, इसीलिए ये लोकतंत्र को अच्छा माना गया है। तो देखिए ये लोकतंत्र के हमने 6 पॉइंट नोट किए, तो आप ये 6 पॉइंटों को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए। अब हम देखते हैं कि ये 6 कार्टून दिख रहे हैं, ये कार्टून किस चीज़ के हैं? तो ये कार्टून है कनाडा में जब 2005 में संसदीय चुनाव में जो चुनाव के समय है, ठीक चुनाव के बाद में जो प्रकाशित हुआ था। तो ये है ये उदारवादी पार्टी लिबरल जो लिबरल पार्टी है उसके द्वारा बनाए गए ये कार्टून है कि क्या बोलता है कि हम मतदाता बहुत नाराज हैं। ये लिबरल पार्टी द्वारा बनाए गए चुनाव है। हम मतदाता बहुत नाराज हैं और हम अब और सहन नहीं करेंगे, मतदाता बोल रहे हैं। ये लिबरल पार्टी बहुत घमंडी हो चुकी है क्योंकि सरकार में हमारा विश्वास को तोड़ दिया है, सारा धन हड़प लिया है और 28 जून को होने वाले चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कनेडियन सबसे अच्छे ढंग से कर सकता है, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे, मतलब लिबरल पार्टी को हम फिर से जिता देंगे। इस प्रकार से लोगों के द्वारा बनाया गया ये कार्टून है। अब हम देखते हैं लोकतंत्र का वृहत अर्थ।
यानी विस्तार से या बड़ा रूप में अर्थ। तो देखिए, लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्याएं हमें उन न्यूनतम विशेषताओं गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र था। मतलब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही क्या कहलाते हैं, जनता के द्वारा जो चुनाव होता है तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा ही शासन कहलाता है या शासन करते हैं। सभी लोगों की तरह से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं करता, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाता है। मतलब जो भारत का जो संसदीय क्षेत्र है या विधायकी क्षेत्र है या भारत में कोई भी चुनाव होते हैं तो बहुमत दल का नेता, जो जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी दल का नेता या तो प्रधानमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब लोगों के द्वारा जिसको चुना जाता है वो बहुमत दल का नेता होता है। तो ये बृहत परिभाषा हुई। उसी प्रकार से उसके उदाहरण दिए गए हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसले कर पाना संभव नहीं होता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय या इच्छा और योग्यता और कौशल नहीं होती। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जाकर के लोकतंत्र में या संसद में नहीं बैठ सकता, इसीलिए वो प्रतिनिधि के माध्यम से चुनाव करवाया जाता है और प्रतिनिधि के माध्यम से शासन तंत्र चलाया जाता है। लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे पाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए लोकतंत्र को बृहत्ता से समझना होगा। तो देखिए, ये आपस में बैठ करके लोग चर्चा कर रहे हैं, यह एक कहानी के वक्तव्य के रूप में है। देखिए कि एक परिवार बैठा है। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। मतलब जो परिवार पारिवारिक है, सामूहिक परिवार क्या है, काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठ करके आपसी सहमति से फैसले लेते हैं और फैसले में मेरे विचार का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि पिताजी के विचार का होता है। मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसे शिक्षक पसंद करूंगी या करूंगा जो लोकतांत्रिक मानसिकता के हैं। फिर बोलते हैं, एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। वे क्या लोकतंत्र की बात शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श। और मतलब लोकतंत्र का बृहत आधार ये है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा जो का शासन किया जा रहा है तो सभी लोगों का आपस में विचार होना चाहिए और जनता के विचारों के माध्यम से ही किसी भी कार्य को करना चाहिए। मतलब जनता का अत्यधिक मात्रा में उपयोग होना चाहिए। जनता जो सलाह दे उसे मानना चाहिए। और वास्तविकता ये है कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए और गरीबी समाप्त हो जानी चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर से ही जरूरी नहीं। मतलब एकमात्र वोट डालने से ही कार्य नहीं होता। हर नागरिक को उसके लिए सूचना की समान उपलब्धता और बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठता होनी चाहिए। इस प्रकार से लोकतंत्र की बृहत परिभाषा है कि अत्यधिक मात्रा में लोकतंत्र में जनता की सहभागिता हो। लोकतंत्र तभी सफल होगा जिसमें जनता की सहभागिता हो। इस प्रकार से हमने यह लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र के दोष और गुण के बारे में जाना। अब हम इसके जितने क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में आने वाले वीडियो में जानेंगे। इसलिए लगातार आप इन वीडियो को देखिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। जय हिंद।